नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क, यूनिट नंबर 10 में दोस्तों दिया हुआ है बच्चों के लिए नीतियां और कार्यक्रम। याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कॉपी पेन साथ में रखिए। यहाँ से जितना भी फैक्ट मैं बताता हूँ या जितने भी टर्म्स आपको मिलते हैं, आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न बनता है, जब कभी भी भारत में बच्चों के लिए नीतियाँ और उसके कार्यक्रम के बारे में चर्चा किया जा रहा हो या ऐसे टर्म्स लिखा हुआ आपको मिल जाता है, आपको दोस्तों तुरंत सोचना है इसके कई टर्म्स आते होंगे। लाइक पहली पॉइंट, संवैधानिक रक्षा उपाय के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद बच्चों के लिए विधान पता होना चाहिए, फिर बच्चों के लिए नीतियाँ क्या होती हैं वो भी पता होना चाहिए, फिर बच्चों के लिए जो भी कार्यक्रम होते हैं, ये 4 टर्म्स आपको याद रखने होंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो चर्चा करूंगा वो बच्चों की नीतियों के लिए ही चर्चा करूंगा। बेसिकली मैं आपको बता चुका हूं संवैधानिक रक्षा के उपाय, बच्चों के लिए विधान, इन सभी चीज़ों पे चर्चा कर चुका हूं। जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि मौलिक कर्तव्य, यानी अगर आप भारतीय संविधान के बारे में चर्चा कर रहा हूं थोड़ा सा, भाग 3 में अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे मौलिक अधिकार, और भाग 4 में आपको मिलेगा दोस्तों नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। इन सभी चीज़ों पे मैं बात कर चुका हूँ। भाग 4.1 में दोस्तों मौलिक कर्तव्य और बाल अधिकार का समर्थन, तो आप समझ जाना है कि बच्चों से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को शुरुआत में बता दिया एक चीज़ कि आपको संवैधानिक रक्षा उपाय के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ मेरे कहने का मतलब ये था कि दोस्तों कानून के जो समक्ष जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे भारतीय नागरिकों को लगभग क्या 6 होते ही है, ठीक है, 6 मूल अधिकार हैं। और मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बता रखा है दोस्तों, जैसे समता और समानता का अधिकार, आर्टिकल सिर्फ 40 से 18 तक की चर्चा हुई है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, जो इसमें आर्टिकल 19 से लेकर दोस्तों 22 तक हुआ है। फिर शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, जिसमें आर्टिकल 23 से लेकर 24 के बीच में चर्चा की गई है। और देन अगर मैं बात करूँ दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उस पर भी चर्चा कर चुका हूँ। 25 से लेकर 28 तक ही आर्टिकल्स इसमें चर्चा की गई है। और उसके बाद अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ दोस्तों 5वें नंबर पे, तो उसमें है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जिसमें 29 से लेकर 30 है ना, 30 तक इसमें जिक्र किया गया है। और अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ लास्ट, और कुल टोटल 6 मौलिक या मूल अधिकार हैं हमारे पास। तो एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 32 की चर्चा की गई है। तो इतनी चीज़ें मैंने बताया है, हालांकि मौलिक अधिकारों के बारे में या मूल अधिकारों के बारे में ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यही नहीं, आपको इसमें बच्चों से संबंधित कहा जा रहा है, तो बच्चों के संबंधित जो भी चीज़ें आर्टिकल्स आते हैं, उन चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आर्टिकल्स, अगर मैं समता के और समानता के अधिकार के बारे में बात कर रहा हूँ, तो विधि के जो समक्ष समता का अधिकार है, इसका अर्थ ही होता है दोस्तों या कि सभी राज्य और व्यक्तियों के लिए ही एक समान कानून बनाना और उस पर एक समान लागू करना। ये आर्टिकल 14 में कहा गया है। देखिए दोस्तों, अगर मैं सारा बताने लगूंगा तो बहुत बड़ी वीडियोज़ हो जाएगी, लेकिन मैंने इस वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग जाके दोस्तों मेरे चैनल पर विजिट करो, वहाँ से आप लोग देख सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। अप्लाइड क्वेश्चन के टाइप से मैंने बना रखा है दोस्तों आर्टिकल्स, सारे आर्टिकल्स और मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ आप लोगों से, है ना। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ अपने। दोस्तों, बच्चों के लिए नीतियाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट एक्ट या अधिनियम पर ही बात करूँगा दोस्तों, याद रखना आप लोग, क्योंकि वही जो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। बच्चों के बारे में राष्ट्रीय नीति, आप हेडिंग डाल लीजिए और 1974 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती है उसको एक पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश करिए, ठीक है ना। इसके अंतर्गत जैसा पहली चीज़ तो आप ये लिख लीजिए दोस्तों कि इस नीति में जो राष्ट्र के बच्चों को अत्यधिक महत्वपूर्ण संपत्ति माना गया है, और यह महसूस किया जाता है कि मानवीय संसाधनों के विकास के लिए जो राष्ट्रीय योजना है, उनमें बच्चों के कार्यक्रमों को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए, ताकि बच्चे हष्टपुष्ट नागरिक के रूप में बड़े हों। और इस नीति के उद्देश्य से बच्चों को पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना चाहिए, और बच्चे से पहले और जन्म के बाद, यानी दोस्तों आप याद रखना कि जन्म से पहले, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म से पहले, ठीक है दोस्तों, जन्म से पहले और जन्म के बाद दोनों तरह से, और वृद्धि की अवधि के दौरान, ताकि उनकी संपूर्ण भौतिक, मानसिक और सामाजिक विकास जो है दोस्तों वो सुनिश्चित कर दिया जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों को इसमें ध्यान रखना।
और इसके जब कभी उद्देश्यों की बात हो, हालांकि देखिए सब में लक्ष्य, उद्देश्य, कार्य से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको यही सारी चीज़ें टर्म्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आप कुछ उपाय सुझाए गए हैं। जैसे दोस्तों क्या है कि बच्चों के लिए व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम, नोट डाउन कर लीजिए इसे। 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा कही गई है और सभी बच्चों के लिए अवसर समानता, शोषण, अत्याचार और लापरवाही बच्चों के संरक्षण, अन्यों के साथ साथ दोस्तों राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन भी सम्मिलित किया गया है। आप लोगों को अब ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए दोस्तों कि 1974 में जो बच्चों के बारे में राष्ट्रीय नीति आई थी उस पर क्या विचार हुआ था। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये चीज़ें याद भी रखना चाहिए कि ये बताइए कौन से आर्टिकल्स में कहा भी गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में चर्चा हुई है। देखिए दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि जब बच्चों के विधान के लिए जब मैं बात करूंगा तो वहाँ पे आप लोगों, हालांकि मैंने कई बार बता चुका हूँ कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो 1929 आया है, यानी शारदा अधिनियम, जिसे हम 1979 में संशोधन किया गया था, तो उसमें लड़के और लड़कियों दोनों को विवाह का न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दिया आपको मैंने, तो ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्योंकि बच्चों से संबंधित है ना। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। देखिए एक तो होता है दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष से जो बच्चे होते हैं वो आश्रित होते हैं अभिभावक के ऊपर। ठीक है, जैसा कि मामला में शिक्षा के अवसर को भी प्रदान किया गया, जो अब यहाँ पे सरकार जो है दोस्तों मौलिक अधिकारों को निर्देशात्मक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकार में मौलिक कर्तव्यों में उन्होंने क्या कर दिया था, संशोधन को पेश किया था। ठीक है, अब शिक्षा का जो अधिकार है वो विधेयक इस संशोधन पर लागू करना चाहता है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, एक नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और इसको दोस्तों यहाँ पे बोला गया है NPE। ठीक है, और नेक्स्ट नेशनल पॉलिसी एजुकेशन। और अगर नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों का और उसके कार्यक्रम, ठीक है, ये कब आया था। अगर मैं बोलूँ दोस्तों यहाँ पर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही है तो 1986 आप पढ़ना, और जब कभी उसी राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के बारे में बात होगा दोस्तों तो आप यहाँ पे ये भी कहना कि 1992 में हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या आते हैं ये चीज़ें याद रखना दोस्तों, क्योंकि शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 86, ठीक है, और उसका जो कार्यक्रम है वो 1992 यानी 1992 एक जरूरी नीति हस्तक्षेप है, जिसमें जो बचपन के शुरू की देखभाल और शिक्षा तथा बाल केंद्रित दृष्टिकोण से साथ साथ वह प्रारंभिक शिक्षा को विशिष्ट प्रदान करता है, विशिष्टता देता है, उसको प्राथमिकता देता है। आप ये समझ सकते हो, शिक्षा के रूप में अगर देखा जाए उसे पुनर्वासित भी किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब विकास के समग्र स्थिति में अगर देखा जाए उसकी जो मान्यताएं मिलती है उस समय क्या करता है, उसकी वकालत करता है। तो कब, देखिए यहाँ पर शिक्षा का पुनर्गठन के बारे में दोस्तों वह भाग 5 में ECCE शामिल है, और यहाँ कहा जा रहा है कि जो बच्चे विकास के समग्र स्वरूप को मान्यता प्रदान करने का वकालत करता है, अर्थात पोषण, स्वास्थ्य, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक, भावनात्मक विकास के बारे में भी चर्चा की गई है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा, ये नोट डाउन करते चलिएगा जहाँ मैं IMP बोल रहा हूँ, ये IMP है दोस्तों। प्रारंभिक शिक्षा सर्वव्यापक नामांकन और 14 वर्ष की आयु तक स्कूल में टिके रहें। ठीक है, और शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार और केंद्रित रहे, और इस नीति में राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा मिशन सभी के लिए शिक्षा। ठीक है, और ये दोस्तों आया था 1993 में। जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम जो 1994 में शुरुआत की गई थी, और सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों आप सभी को मैंने बता चुका हूँ 2010 तक ये संतोषप्रद गुणवत्ता के रूप में एक सर्वव्यापक प्राथमिक शिक्षा पर लक्ष्य प्राप्त करने की चाहत थी। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट आप लिख लीजिए दोस्तों, बच्चों की नीतियों में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नीति आता है बाल श्रम के बारे में, राष्ट्रीय नीति 1987। ठीक है, अब इस नीति में क्या कहा गया दोस्तों कि केंद्र बिंदु जो होगा जोखिम भरे व्यवसाय प्रक्रियाओं के काम कर रहे बच्चों के पुनर्वास के बारे में, यानी लोग उन बच्चों को पुनर्वासित करना है और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। ठीक है, और इस समस्या का जो समाधान करने के लिए इस नीति का रूपरेखा है दोस्तों, वो जैसे बाल श्रम अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों को कड़ाई के लिए एक प्रवर्तन करने के लिए वैधानिक कार्य योजना, ताकि दोस्तों यह कि सुनिश्चित हो सके कि बच्चों के जोखिम भरे रोजगार और नियोजित
ठीक है, जोखिम भरे रोजगार में नियोजित ना किया जाए और उसे गैर जोखिम क्षेत्रों में कार्य करने के लिए बच्चों को दशाओं में उसे बाल श्रम अधिनियम में उपबंधों के अनुसार ही एक विनियमित उसे किया जाए। तो ये चीज़ें आपको इसमें याद रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ इतना कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है आगे, ठीक है, मैं इसको स्टडी कर चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कि बालिकाओं के लिए सार्क दशक हेतु एक राष्ट्रीय योजना आई थी, तो ये कब आई थी? 1991 से लेकर 2000, यानी 1991 से लेकर 2000 तक। तो सार्क क्षेत्र के सदस्य अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उस समय जो 1990 के माले में मिले थे कि 1991 और 2000 को बालिकाओं के लिए सार्क दशक घोषित कर दिया गया था। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बालिकाओं के लिए सार्क दशक कब घोषित किया गया है। तो याद रखना दोस्तों 1991 से 2000 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, भारत सरकार ने दोस्तों एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू किया जिसका केंद्रीय विषय था उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट था और इसका उद्देश्य भी था कि बालिकाओं या बालिका की जो समाज में निम्न स्थिति है स्वीकार करते हुए उसे बराबर के अवसर प्रदान करने के लिए बताया गया था। और योजना का जो प्रमुख उद्देश्य रहा वो बालिका का उत्तरजीविका और संरक्षण, सुरक्षित मातृत्व, बालिका का समग्र विकास और कठिन परिस्थितियों में उसके विशेष वर्गों के संबंधित असुरक्षित बालिकाओं के लिए विशेष संरक्षण करना। देखिए दोस्तों, हालांकि कई ऐसे अधिनियम भी आए, है ना, जैसे बच्चों के जो सशक्तिकरण के लिए जो विधान बताए गए थे, उन बच्चों के कल्याण और उनके कार्यक्रम के लिए जो बच्चों के अधिकार के प्रति राज्य के प्रतिबद्धता या प्रतिबद्धता जो प्रदर्शित करती थी, तो उस समय कई विधान आए थे। जैसे संरक्षण के प्रतिपाल्य अधिनियम आता था, 1890 में आया था। फिर उसी के क्रम में दोस्तों एक आया था अपराधी परवीक्षा अधिनियम 1958 आया था। 21 वर्ष के आयु के नीचे जो भी अपराधी होंगे उन्हें कैद को प्रतिबंधित करता है, तो ये एक्ट, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना कि अपराधी परवीक्षा अधिनियम जो 1958 का था। और उसी के शिशु अधिनियम 1961 में आया था। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 2006 में आया था। तो हालांकि कई एक्ट हैं इसी के तहत आए हुए हैं, तो उन एक्ट को अपने कॉन्सेप्ट में रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ वो चीज़ कह रहा है कि बालिकाओं के सार्क दशक के बारे में बात हो रही है ना। तो आप ये भी मत सोचना कि यहाँ जब इस राष्ट्रीय योजना के बारे में चर्चा हो रही है तो क्या यहाँ पे, अब ये कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है ना दोस्तों, कि क्या यहाँ पे बाल प्रतिषेध अधिनियम 2006 को रिलेट कर सकता है ऐसी चीज़ों को? नहीं, क्योंकि दोस्तों देखो मैं बताऊं, हर एक्ट में उनके अलग अलग उद्देश्य हैं, उनके अलग अलग मामले हैं। ये समझो आप पहले मेरी बात। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो किसी एक्ट और अधिनियम में। जैसे दोस्तों आप ध्यान से सुनो, ये बालिकाओं के लिए है सार्क दशक वाला, ठीक है, 1991 और 2000 के बीच की बात है, ठीक है। अगर आप लोगों से इसी से संबंधित अगर बालक या श्रम इस तरीके से क्वेश्चन देता है तो आपको इन चीज़ों को ये इसमें कार्यक्रम में नहीं समझना है, वो एक बच्चों के लिए विधान है। आप समझ गए मेरी? फिर से समझें, देखो संरक्षण और प्रतिपाल्य अधिनियम पूछा जाए, बाल विवाह निरोधक अधिनियम पूछा जाए, या शारदा अधिनियम पूछा जाए, या बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम पूछा जाए, या किशोर न्याय बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम जो मैंने अभी कल ही बताया है 2000 का वो पूछा जाए, या शिशु अधिनियम 1961 का वाला पूछा जाए, या अपराधी परवीक्षा अधिनियम पूछा जाए 1958। ये सारे दोस्तों बच्चों के लिए विधान है एक, ठीक है, ना कि ये योजना, ना कि ये नीतियाँ हैं। हालांकि कहीं कहीं कन्फ्यूज़न करेगा आप लोगों को, योजना ना दे दे, तो ये चीज़ें भी कॉन्सेप्ट में होना चाहिए कि क्या नीतियां हैं, क्या योजना है, क्या विधान है उसके, और क्या संविधान है उसमें, संविधान में क्या क्या उनके अनुच्छेदों में दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 की बात हो रही है। अब देखो 1993 में दो चीज़ें आई थी, एक और मैंने बताया था अभी भी ना, बालक श्रम गिरवीकरण अधिनियम। बालक श्रम गिरवीकरण अधिनियम जो था 1933 में ही आया था, सॉरी हाँ ये 1933 में आया था, ये 1993 में ये आया था। और 1933 को दोस्तों आया था बालक श्रम गिरवी अधिनियम, ठीक है ना, ये चीज़ें याद रखना दोस्तों। और संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए जो था एक नीति अधिनियम आया था जिससे उत्पादन, प्रदान और वितरण संबंधित था, पोषण बोतल और शिशु खाद्य, शिशु दुग्ध विकल्प, ये नाम मैं बता रहा हूँ अधिनियम के, ये 1992 में आया था, ठीक है ना।
नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कि नीति यह कहती है राष्ट्रीय पोषण नीति, देखिए पोषण की बात हो रही है ना, 1993 में आया था और 1992 में शिशु दुग्ध विकल्प अधिनियम आया था 1992 में। ये नीति दोस्तों कहती है कि विकासशील जो विश्व का एक अकेला एवं सबसे बड़ा अभिशाप है जिसमें चिरकालिक और निरंतर व्याप्त भूखमरी और परिणामस्वरूप व्यापक गरीबी है, और इस निरंतर पुनः प्रदर्शन त्रासदी कि भौतिक दोस्तों अभिव्यक्ति जो है कुपोषण की अवस्था है जो गरीबों के बड़े भागों पे स्वतः स्पष्ट है, और ये विशेषकर महिलाओं में और बच्चों में ज़्यादा देखने को पाई जाती थी उस टाइम में। और कुपोषण वह स्थिति थी दोस्तों कि जो अपर्याप्त भोजन और पौष्टिक तत्वों के ना लेने से होती थी और जिनका परिणाम क्या होता था, शारीरिक वृद्धि और स्वास्थ्य का बिगड़ना। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000। अब दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य था कि प्रजनन और बाल स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करना ताकि कुल उर्वरकता दर जो है 2010 तक पुनर्स्थापन या स्तर पर लाया जा सके और 2045 तक यह एक अस्थायी जनसंख्या के दर पर प्राप्ति की जा सके जो चलते रहने वाली आर्थिक प्रगति है, सामाजिक विकास, पर्यावरणीय संरक्षण की जरूरतों के स्तर के अनुरूप हो और साथ साथ बाल उत्तरजीविका और मातृत्व स्वास्थ्य और गर्भ निरोधक जैसे मामलों का समाधान किया जा सके। अब उद्देश्य से रिलेटेड है बात यहाँ पे, तो दोस्तों याद रखना कि 2010 तक इस मामले को राष्ट्रीय सामाजिक जनसांख्यिकी लक्ष्यों को प्राप्त करना इसका उद्देश्य बन गया था। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अंतिम बार दोस्तों 1983 में आया था। याद रखना 1983 मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, आया था उस समय, तैयार हुआ था। और इस नीति का जो था मुख्य उद्देश्य था कि देश को आम जनसंख्या को अच्छे स्वास्थ्य स्वीकार स्तर पर प्राप्त हो। प्रस्ताव यह रहेगा कि विकेंद्रीकृत जन स्वास्थ्य प्रणाली कभी या कमी आने वाले क्षेत्रों में नई अवसंरचना, ठीक है, स्थापित करके जन स्वास्थ्य व्यवस्था को सुलभता से उस पर वृद्धि किया जा सके और उससे मौजूद जो भी संस्थाएं हैं वो अवसंरचना को उन्नयन किया जा सके। ये बात कही गई थी दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों बच्चों के लिए चार्टर 2003 का था। अब इसमें यह था दोस्तों कि दिनांक 9 फरवरी 2004 को अपनाया गया ये चार्टर, जिसमें बच्चों के अधिकारों के प्रति सरकार ने प्रतिबद्धता पर जोर दिया और इसका आशय था कि प्रत्येक बच्चे के लिए इसका अंतर्निहित अधिकार सुरक्षित होगा। हर बच्चा स्वास्थ्य खुशहाल बचपन के आनंद ले और बच्चों के स्वास्थ्य जिसमें विकास और वृद्धि को नकारने वाले असली कारणों को दूर किया जा सके। ठीक है, परिवार समाज और देश को मजबूती प्रदान करे और जिसमें व्यापक सामाजिक संदर्भ में बच्चों को हर तरह का दुर्व्यवहार से सुरक्षित करने के लिए उसे समुदाय के अंतर्करण पर जागृत किया जा सके। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है दोस्तों ये सभी चीज़ें। तो ये चीज़ आप लोग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है दोस्तों, और हाँ आप अगर लिखना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं दोस्तों। इसके बारे में मैंने हालांकि चर्चा कर चुका हूँ, है ना। राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 का, इसमें दोस्तों था कि योजना 18 वर्ष की तक सभी बच्चों के लिए ये सभी अधिकार जो है सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया, जिसमें बच्चों के उत्तरजीविका संरक्षण विकास और भागीदारी पर जोर दिया गया। अब इसके कुछ सिद्धांत थे मार्गदर्शन के, जैसे दोस्तों बच्चों की संपत्ति के रूप में मानवीय अधिकारों को मुक्त व्यक्ति समझना और लिंग भेद और वर्ग जाति वंश धर्म विधेयक स्थिति दुराग्रह के उत्पन्न में भेदभाव के मामलों को समाधान करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि अत्यधिक असुविधा माता, ठीक है, असुविधा माता पिता और गरीबों के अति गरीब और न्यूनतम सुविधा वाले बच्चों को सभी नीति और कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप यानी अर्ली इंटरवेंशन जिसके सर्वोच्च उसको क्या करना है, प्राथमिकता देनी है ना। तो ये चीज़ें ध्यान देना। बचपन में शुरू होने वाले विभिन्न चरणों की पहचान करना, प्रत्येक की ज़रूरतों को पूरा करना, सभी बच्चों को अपने अधिकारों और ज़रूरतों को हर स्थिति में उसे पूरा करने का हकदारी देना। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना दोस्तों। और योजना से चुनौती संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट में कुछ पॉइंट है दोस्तों, आप लोग उसे नोट डाउन कर सकते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट वो भी है दोस्तों। जैसे
यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है दोस्तों। हालांकि मैंने इन सब पे बता भी चुका होगा शायद आप लोगों को कि ये क्या है, सारे एक्ट वगैरह अधिनियम। और यहाँ पर दोस्तों कन्या भ्रूण हत्या और महिला शिशु हत्या, बाल विवाह पूर्णतः बंद करना और बालिकाओं की उत्तरजीविका विकास की संरक्षण और सुविधा करना या सुविधा को सुनिश्चित करना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों में जल और स्वच्छता कवरेज में सुधार करना, कठिन परिस्थितियों में बच्चों के अधिकारों का समाधान और समर्थन करना और बच्चों के लिए सभी प्रकार के बुराइयों को, ठीक है, बुराइयां, शोषण और उसकी उपेक्षा से कानूनी और सामाजिक संरक्षण को प्राप्त करना, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और मिलकर यहाँ से आता है कि सभी क्षेत्रों द्वारा, सरकारी स्तरों द्वारा, परिवारों, समुदायों और शैक्षिक स्तर या सिविल समाज और स्वयं बच्चों के सामूहिक प्रतिबद्धता की ज़रूरी होती है, जिसमें यह योजना में यह बताया गया कि राष्ट्रीय उपायों के माध्यम से और बच्चों के लिए राज्य योजनाओं और उन कार्यों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताना। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा बच्चों के लिए कार्यक्रम। याद रखना दोस्तों, बच्चों के लिए जो नीतियाँ हैं ये यहीं से प्रश्न आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये श्योर है, ठीक है दोस्तों। बच्चों के नीतियों से रिलेटेड इतना ही यहीं से ही पूछा जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आप लोगों को इग्नू के बुक से पढ़ा रहा हूँ, है ना। और इग्नू की बुक में दोस्तों बड़े लेवल पे दिया होता है, ब्रॉड लेवल पर, डीप में दिया होता है पूरा बच्चों की नीतियों के बारे में। अगर आप कहोगे दोस्तों तो मैं आप लोगों के लिए एक बच्चों के लिए जो भी विधान चलाए गए हैं उन सब पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन हालांकि मैंने आप लोगों को जब बता रखा है सारा, तो मैं सोच रहा क्या बताऊं इकट्ठा करके। तो आप लोगों को मैं कहीं ना कहीं बता रखा है कि शारदा एक्ट क्या है, फिर उसके बाद प्रतिपाल्य अधिनियम क्या है, फिर हिंदू विवाह अधिनियम क्या है, हिंदू दस्तक या भरण पोषण अधिनियम क्या है, इन सभी चीज़ों पर मैं चर्चा कर चुका हूँ दोस्तों। यदि आप लोग चाहते हो कि ये जो विधान है जितने टोटल हैं एक वीडियोज़ में आ जाए, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, मैं आप लोगों को वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अभी कुछ टाइम बाद दोस्तों आप लोगों के लिए आ जाएगी बच्चों के लिए कार्यक्रम की वीडियो, ठीक है।